Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Avatar. ये मूवी मेरी सीरीज ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन की पहली मूवी है। इसके बाद में मैं 9 मूवीज और लाऊंगा और ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में एक बार लाई जाएगी, जिसके अंदर मैं आपके थ्रू बताई गई उन टॉप रेटेड मूवीज को चुनूंगा जो कि इस सीरीज को डिजर्व करती होंगी। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट मूवी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे #ऑडेक्स करके अपनी मूवी का नाम जरूर बताइएगा और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपकी रिकमेंडेड मूवी को भी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर जरूर लाने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। ये कहानी शुरू होती है सन 2129 में, जहां पृथ्वी काफी तरीके से नष्ट हो चुकी है। यहाँ की आबादी अब 3 गुना और ज्यादा बढ़ चुकी है। रहने खाने पीने की नौबत आ चुकी है। सभी तरीके के रिसोर्सेज खत्म होने लगे, लेकिन फिर भी तकनीकी दौर आगे बढ़ता रहा। 2129 में ट्रेवलिंग के रिसोर्सेज काफी ज्यादा फास्ट हो गए, लेकिन उन्हें चलाने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती थी। इसीलिए उनके अंदर यूज किया जाता था एक अनऑब्टेनियम नाम का धातु, जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलता था, वो मिलता था पेंडोरा पर। फिर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है जैक सुले। बेसिकली जैक सुले अपने पैरों से अपाहिज है, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था। वो पहले एक नौसेना का सैनिक हुआ करता था। जैक सुले का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था टॉम सुले, जिसे वो टॉमी कहकर भी बुलाता था। बेसिकली टॉमी एक वैज्ञानिक था जो कि RDA यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कंपनी के साथ में काम किया करता था। इस कंपनी का बेसिकली काम ये था कि ये दूसरे प्लेनेट पर जाकर वहां से अनऑब्टेनियम नाम के पत्थर को इस धरती पर लेकर आकर अपनी एनर्जी के सोर्स के लिए काम में लिया करते थे। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने चंद पैसों के लिए टॉमी का कत्ल कर दिया। अब इस बात से उस कंपनी का काफी ज्यादा पैसा जो कि टॉमी पर लगा हुआ था वो वेस्ट होने वाला था। इसीलिए वहां के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम उसके जुड़वा भाई को अपने इस ऑपरेशन में काम में ले लें। तभी वो उसके पास में जाते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हारे भाई को जान से मार दिया, लेकिन उसके ऊपर हमारी कंपनी यानी कि RDA का काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ था। अगर तुम चाहो तो तुम उसकी जगह ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर और साथ ही DNA तुम्हारे भाई के साथ काफी ज्यादा मैच करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही काम की बात है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें एक अच्छी लाइफ और साथ ही काफी ज्यादा रोकड़ा भी देंगे। और फाइनली इसी बात से जैक भी एग्री करता है और उनके साथ मिल जाता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 5 साल 9 महीने और 22 दिन। ये पूरा सफर एक क्रायोयान के अंदर बिताया जाता है, जिसके अंदर जैक एक हाइबरनेशन स्लीप में होता है। इस स्लीप में होने की वजह से इन 6 सालों में जैक की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। वो जिस एज के अंदर पृथ्वी से निकला होता है वो सेम उसी एज में अपने आप को वहां पर पाता है। और साथ ही वहां पर जैक की तरह काफी और सारे सोल्जर्स भी होते हैं जो कि पृथ्वी से उठाए गए होते हैं। बेसिकली ये सब नाम के सैनिक होते हैं जो कि पैसों के खातिर अपनी जान की परवाह किए बिना पेंडोरा पर आने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही वो सारे सोल्जर्स वहां पेंडोरा पर उतरते हैं तो उनके सीनियर्स उन्हें कहते हैं कि यहाँ पेंडोरा की हवा आपकी जान ले सकती है, इसीलिए आपको हर वक्त अपने मुंह पर मास्क लगा हुआ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और यहाँ की डेंसिटी 30% कम है, जो कि आप सभी के लिए एक जान का खतरा बन सकती है। वहां से जैक पेंडोरा के इंडक्शन रूम में पहुंचता है, जहां पर इस कहानी का मेन विलन या फिर कहा जा सकता है कि इस कहानी का टेरेबल फैक्टर उसे मिलता है, जिसका नाम होता है कॉलोनल क्वेरेच वहां मौजूद सभी सैनिकों को एक स्पीच देता है और कहता है कि मैं एक सैनिक हूँ और मैंने आज से पहले 10 और बड़े बड़े सैनिक अभियानों में हिस्सा लिया है, मगर आज तक मुझे एक गोली की खरोच नहीं लगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पेंडोरा पर आया, एक नए सैनिक की तरह मैं यहाँ पर जख्मी हो गया। जैसा आपने सोचा था ये पेंडोरा बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का नेचर और साथ ही यहाँ के क्रिएचर बिल्कुल पृथ्वी से अलग है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रूल्स को फॉलो करना। मेरा काम है आप लोगों की जिंदगियां बचाना और इस अभियान के खत्म होने पर आपको जिंदा घर लौटाना। मैं ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, इसलिए आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा इस पेंडोरा पर अपना जीवन जीने के लिए। फिर वहां से जैक की मुलाकात नॉर्म से होती है। नॉर्म भी बेसिकली एक साइंटिस्ट होता है और उसका काम ये होता है कि वो अवतार बनकर उन्हीं लोगों में घुलता मिलता है जो कि पेंडोरा के ही लोग होते हैं। बेसिकली पेंडोरा के लोगों को नावी कहा जाता है और इंसानों और साथ ही नावियों के DNA को मिलाकर एक अवतार क्रिएट किया जाता है, जो कि पृथ्वी से ही बनाकर पेंडोरा तक लाया जाता है। इसके अंदर काफी मिलियंस का खर्चा भी होता है और यही मेन रीजन था कि जैक सुले को टॉम सुले की जगह रिप्लेस किया गया था, क्योंकि उसका DNA अपने भाई के साथ काफी ज्यादा मैच करता था। वहीं से जैक की मुलाकात उन सभी साइंटिस्ट के लीडर से होती है, जिसका नाम होता है ग्रेस ऑगस्टीन। बेसिकली ग्रेस ऑगस्टीन काफी समय से नावियों के साथ रहा करती थी, उन्हें सिखाती थी लिखना पढ़ना और साथ ही अपनी भाषा को। मगर जब वो जैक को अपनी टीम में देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे एक नौसैनिक की जरूरत नहीं, उसे तो एक साइंटिस्ट की जरूरत थी और साइंटिस्ट तो टॉम था।
जब उसे पता चलता है कि उसकी जगह पर एक ऐसे इंसान को लाया गया है जो कि एक अपाहिज है और साथ ही एक नौसैनिक जिसके पास में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि इस जगह पर किस तरीके से जीना है, क्योंकि टॉम ने इस जगह पर आने की काफी सालों तक प्रैक्टिस की थी पृथ्वी पर। इन्हीं बातों से ग्रेस नाराज होकर इस पूरे अभियान के हेड यानी कि पार्कर के पास पहुंचती है और वो उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे इस अपाहिज को क्यों दिया, और बल्कि ये तो एक साइंटिस्ट भी नहीं है। तब वहां पर पार्कर उसे बताता है कि ऑलरेडी इस अभियान में काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है और हमारा मेन काम अनऑप्टेनियम को पाना है। अनऑप्टेनियम जो कि एक पत्थर है जिसका 1 किलो इस दुनिया में 100 करोड़ रुपए के बराबर है। इस अभियान का खर्चा, इस ऑपरेशन का खर्चा और साथ ही तुम्हारे साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा सब कुछ इस पत्थर से ही निकलता है। हमारा मेन काम है माइनिंग का। एक तरीके से अच्छी बात यह कि तुम्हारे साथ में एक नौसैनिक रहेगा, क्योंकि इसके पास में वो सारी की सारी नॉलेज है जो कि एक असली सैनिक के पास में होनी चाहिए अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाते। हालांकि ग्रेस इसके खिलाफ होती है, मगर फाइनली पार्कर के समझाने के बाद वो मान जाती है और फिर शुरुआत होती है जैक की बॉडी के साथ में अवतार की ट्रांसफॉर्मेशन की। उसे एक हाइबर स्लीप में सुला दिया जाता है और फिर उसके दिमाग को उसके अवतार के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है और जैसे उसका दिमाग अपने अवतार के साथ में कनेक्ट होता है तो वो जागकर अपने आप को देखता है। वो बिल्कुल नीला हो जाता है, उसका साइज इंसानों से काफी ज्यादा बड़ा यानी कि टोटल 3 मीटर की लेंथ का हो जाता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है मगर लड़खड़ाता है। वहां मौजूद साइंटिस्ट उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन अब जैक के पास में आ गए होते हैं उसके असली पैर, जिनकी मदद से वो चल सकता है, घूम सकता है, बैठ उठ फिर सकता है। इसी वजह से वो इस खुशी को संभाल नहीं पाता और वो उस लैब से बाहर निकल जाता है। सभी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर अपने नए पैरों को पाने की खुशी को वो बयां नहीं कर पाता और इसी वजह से वो वहां से बाहर निकलकर भागने लगता है, दौड़ने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि इसके जैसा एहसास उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अवतार जो भी होते हैं, जब ह्यूमन बॉडी हाइपर स्लीप में होती है तभी वो उनसे कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज अगर इंसान जाग गया तो उसका अवतार सो जाता है और अवतार को जगाने के लिए वापस से हाइपर स्लीप में जाना पड़ता है। एक दिन क्वेरेज जैक को अपने पास में बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया था, तुम तो काफी होनहार सैनिक हो। मैंने जब तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे पता चला कि तुमने भी बहुत बड़े बड़े अभियान किए हैं मगर तुमने अपनी टांगे खो दी। क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगे? तो जैक पूछता है कि आखिर कैसा सौदा। तब वहां पर क्वेरेज उसका प्लान बताता है। वो कहता है कि आज तक इन साइंटिस्ट ने उन लोगों के साथ में मिलकर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। उनके पास में इतना सारा अनऑप्टेनियम है कि उन्हें पता भी नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को उनकी जगह से हटा दूं और वहां से सारा ऑप्टेनियम हड़प लूं। मगर इस काम में मुझे तुम्हारी मदद लगेगी, क्योंकि मैं उन साइंटिस्ट के माइंड्स को चेंज नहीं कर सकता, मगर तुम एक सैनिक हो, तुम मेरी बात को समझोगे। तुम्हारा काम यह है कि तुम उनके लोगों में घुलो मिलो, उनकी बातों को समझो, उनकी लैंग्वेज को समझो और जब जिस दिन मौका आए तो उन लोगों को उस जगह से हटा दो जहां पर अनऑप्टेनियम काफी भारी मात्रा में मौजूद है, ताकि मैं वहां पर अपने लोगों को भेजकर माइनिंग कर उस अनऑप्टेनियम को जमीन से बाहर निकाल सकूं और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी असली टांगे भी लौटा दूंगा। इस बात को सुनकर जैक काफी खुश होता है और वो उसके साथ में डील पक्की कर लेता है। अगले दिन जैक को पेंडोरा के दौरे पर निकाला जाता है, जहां पर एक शानदार दुनिया अब उसके सामने होती है। सब कुछ बिल्कुल हरा हरा और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन लगता है। पेंडोरा की इस दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि जैक जैसे किसी और दुनिया में खो गया हो। फिर उनका हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड होता है और तब वहां पर ऑगस्टीन कहती है कि हम यहाँ पर कुछ जमीनी नमूने लेने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर ये पता करने आए हैं कि आखिर ये पेड़ आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड रखती है। आखिर हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये पेड़ ऐसा कर कैसे लेते हैं। और जब वो दोनों वहां से कुछ नमूने ले रहे होते हैं तभी वहां पर जैक इस जंगल को और एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो एक सुंदर से पौधे के पास जाता है, जैसे उसे टच करता है वो एकदम से बंद हो जाता है, मगर जब वो और पौधों को टच करता है तो वहां मौजूद सारे के सारे पौधे छुपकर बंद हो जाते हैं। लेकिन यही वो गलती कर जाता है क्योंकि उसके सामने पेंडोरा का गैंडा सामने आ जाता है और वो उससे बचकर एकदम वहां पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो वो ऑगस्टीन से पूछता है कि आखिर मैं क्या करूं। तो ऑगस्टीन कहती है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम बस जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना। धीरे धीरे करके वो गैंडा उसके सामने आने लगता है, लेकिन जैक सोचता है कि अगर मैंने इस पर वार नहीं किया तो ये मुझे जान से मार देगा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहता है। और थोड़ी ही देर में जब गैंडा उसके पास में आता है तो वो ऑटोमेटिकली डर कर उसके सामने से हट जाता है। तो जैक चिल्लाने लगता है, क्या हुआ, फट गई, भाग गया यहाँ से।
और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर उसके पीछे होता है पेंडोरा का चीता, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार होता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है। वो ऑगस्टीन से पूछता है कि आखिर मैं क्या करूं, तो ऑगस्टीन कहती है कि जितना तेज हो सके उतनी तेज भागो। और वो भागते भागते अपनी जान को बचाने के लिए वहां से निकलता है। वो वहां की झाड़ियों के, वहां के पेड़ों का इस्तेमाल करता है, उनके बीच में छिपने की कोशिश करता है, मगर वह चीता काफी ज्यादा चालाक और तेज होता है। वो उसके छुपने वाली हर जगह को तबाह कर देता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वहां से उसकी बंदूक भी वो छीन लेता है। जैक वहां से अपनी जान को बचाकर भागता है और वहीं पर मौजूद एक झरने के पास पहुंचकर वहां से कूद जाता है। और वो चीता चाहकर भी उसे नहीं पकड़ पाता। और जैसे ही जब जैक वहां से कूद जाता है तो वो अपने लोगों से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। अब क्योंकि जैक एक सैनिक होता है, उसे जंगल में रहने के तौर तरीके काफी अच्छे तरीके से आते थे, इसीलिए वो सबसे पहले अपने बचाव के लिए एक नुकीला भाला तैयार करता है। वो वहां की लकड़ी को छीलकर अपना एक औजार तैयार करता है और वहां पर रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर इसके ऊपर नजर रख रखी होती है वहां की एक शिकारी, जिसका नाम होता है नेटेरी। वो उस पर अपना तीर चलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है उस पेंडोरा की पवित्र आत्मा और उसके तीर को रोकने की कोशिश करती है। जब नेटेरी ये देखती है कि पवित्र आत्मा ने उसे चुना है, तो इसीलिए वो अपने धनुष को नीचे कर देती है और उस पर वार नहीं करती। धीरे धीरे रात हो जाती है और उसके बाद के अंदर जैक अपने आप का बचाव करने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, मगर उसे तभी अपने पीछे काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है। बेसिकली वो आवाजें होती है जंगली कुत्तों की, जो कि पेंडोरा के होते हैं। और जब वो जैक को वहां पर पाते हैं तो उसके पीछे हमला करने की कोशिश करते हैं। जैक पहले तो उन्हें काफी हटाता है, काफी अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो कहता है कि अब मेरे पास पूरी रात नहीं है तुमसे अपना बचाव करने की, आओ मुझसे लड़ो, कौन चाहता है मुझसे लड़ना। और फिर एक एक करके जंगली कुत्ते उसके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। जैक जमकर उनका सामना करता है, एक एक को पटक पटक कर मारता है, लेकिन जब एक बड़ा और खूंखार कुत्ता उसके सामने आ जाता है तब वहां पर पहुंचती है नेटेरी उसकी जान बचाने के लिए, और वो दोनों मिलकर वहां से सभी जंगली कुत्तों को वहां से हटा देते हैं। मगर उसी बीच एक जंगली कुत्ता जख्मी हो जाता है, तब उसे उसके दर्द से निजात दिलाने के लिए नेटेरी वहां पर पहुंचती है और अपने चाकू से उसका कत्ल कर देती है और साथ ही एक प्रार्थना करती है कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। जैक उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर आज तुम न होती तो मेरी जान चली जाती। तब वहां पर नेटेरी से कहती कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर आज तुम न होते तो इस बेजुबान जानवर की जान न जाती। तब जैक कहता है कि पहले मैंने नहीं, पहले इन्होंने शुरुआत करी थी, और अगर तुम्हें इतनी इनकी जान की परवाह है तो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों करी। तब वहां पर नेटेरी कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि पवित्र आत्माओं ने तुम्हें चुना था। और थोड़ी ही देर में देखते देखते वहां पर काफी सारी पवित्र आत्माएं आ जाती है और वह जैक के शरीर पर बैठ जाती है। इसकी वजह से उसके शरीर पर जो घाव लगे होते हैं धीरे धीरे वो घाव भी भरने लगते हैं। इस बात से जैक और नेटेरी भी काफी हैरान होती है। फिर नेटेरी वहां से निकल जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, और जैक भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उसके कबीले, उसके क्लेन के यानी कि ओमेटिकाया के लोग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन है, इसे जितना जल्दी हो सके हमें सरदार के सामने पेश करना चाहिए। और वहां से वो सभी जैक को पकड़कर उनके सरदार के पास लेकर जाते हैं, जिनका नाम होता है इतुकान, और उनकी एक पत्नी भी होती है वहां की रानी, जिसका नाम होता है मोआत। वो दोनों उससे पूछते कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आसमानी लोगों को यहाँ पर आना मना है। तो जैक कहता है कि मैं उनमें से नहीं, मैं आप में से हूँ। तब वहां पर मोआत कहती है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर एक ग्रेस नाम की औरत आई थी, उसने हम सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी भाषा समझाई, मगर कुछ लोग जो हमारा बुरा चाहते थे उन्होंने हम पर गोलियां चलाई, उन्होंने हमारा नुकसान किया और हमारा पत्थर चुरा कर ले गए, क्या तुम भी इसीलिए आए हो। तब जैक उन्हें समझाता है, वो उन्हें कहता है कि नहीं, मैं आप ही की तरह हूँ और मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपकी शिक्षा को सीखना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपके पास में कला है शिकार करने की, मैं आपकी इस शानदार कला को सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी तरह बनाएंगे। जैक की इन बातों को समझकर फाइनली मोआत और इतुकान ये डिसाइड करते हैं कि वो जैक को अब अपनी तरह बनाएंगे, उसे वो सब कुछ सिखाएंगे जो कि ओमेटिकाया यानी कि एक नावी को सीखना चाहिए। और इसी बात से वो नेटेरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से इसे नावी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम इसे वो सब कुछ सिखाओगी जो कि एक नावी होने के लिए जरूरी होता है। पहले तो वो उसे वहां की ड्रेस पहनाते हैं, उसके बाद में उसे खाना खिलाते हैं और फिर रात को एक बड़े से कुल वृक्ष के अंदर वो सो जाता है। और जैसे ही वो सोता है वो अपने इंसानी रूप के अंदर जाग जाता है। सभी उस पर काफी हैरान हो रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम रात तक जिंदा कैसे रहे, क्योंकि वहां पर तो 6 घंटे भी निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। आखिर तुम एक रात तक वहां पर कैसे रुक पाए, आखिर तुमने वहां पर क्या क्या एक्सप्लोर किया। तब वहां पर जैक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो कहता है कि अब मैं उनमें से एक होने वाला हूँ, क्योंकि वहां के राजा और रानी ने अब मुझे ये इजाजत देती है
कि मैं अब उन्हीं की तरह सीख सकता हूँ, उन्हीं की तरह बन सकता हूँ। इस बात से सारी टीम खुश भी होती है। वहीं दूसरी ओर क्वेरिच उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा काम उनमें घुल मिल कर उनके साथ रहना नहीं, बल्कि तुम्हारा काम है हमारा एक संदेश उन तक पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी लोगों को आगाह करो कि तुम्हारे पास में बहुत कम समय है, अब जितना जल्दी हो सके इस पेड़ को खाली कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर माइनिंग का काम चालू करना। और अगर उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो मेरे पास में एक दूसरा तरीका भी है, अपनी बंदूकों के जरिए उन सभी को खदेड़ देना। तब वहां पर जैक उसे रोकता है और कहता है कि अब मैं भी उनमें से एक होने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे अपनी रीति रिवाज सिखा रहे हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं उनमें से एक बनकर उनका विश्वास जीत लूंगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो सभी मेरी बात को मानेंगे। आपको अपनी बंदूकों को यूज करने का मौका मैं नहीं देना चाहता, इसलिए आप मुझे टाइम दें और मुझे अपना काम करने दें। जैक अब हर रोज उनके साथ में मिलकर हर दिन एक नई नई चीज सीखने लगता है, किस तरीके से शिकार किया जाता है, किस तरीके से उन पेड़ों पर झूला जाता है जो कि विशालकाय होते हैं, किस तरीके से वहां का खाना पीना होता है, किस तरीके से उनके साथ में बातें करी जाती है। धीरे धीरे उसकी टांगे मजबूत होने लगती है, वो हर दिन एक नई ऊंचाइयों को छूता जाता है। फिर नेटुरी उसे घुड़सवारी करने के लिए लेकर जाती है और कहती है कि एक नावी बनने के लिए घुड़सवारी आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तुम्हें बस अपना घोड़ा चुनना है और उसके ऊपर सवार हो जाना है। तुम्हें अपनी चोटी को, जिसे कि क्यों कहा जाता है, तुम्हें उसकी चोटी से मिला देना है, जिसकी वजह से तुम दोनों के मन अब एक हो जाएंगे। ये सुनकर जैक उस घोड़े पर बैठ जाता है और उसकी चोटी से अपनी चोटी मिलाकर दोनों के मनों को एक करने की कोशिश करता है, मगर वो घोड़ा वहां से बिदक जाता है, जिसकी वजह से जैक नीचे गिर जाता है। सभी उस पर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। और फिर बारी आती है असली टेस्ट की, जहां पर एक नावी को अपना एक इकरान चुनना होता है। इकरान जो कि एक उड़ने वाला ड्रैगन होता है। एक नावी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इकरान चुन सकता है, और वो इकरान भी तभी तैयार होगा जब उन दोनों के मन एक होंगे। तब वहां पर जैक नेटुरी से पूछता है कि आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने मुझे चुना है। तब नेटुरी कहती कि वो तुम्हें जान से मारना चाहेगा। इसी बात को सुनकर जैक अपने मन में जोश जगाता हुआ उन सभी इकरानों में से एक इकरान को चुनने की कोशिश करता है। कई सारे तो भाग जाते हैं और कई सारे उसे डराकर पीछे हटाते हैं, मगर फाइनली एक इकरान की नजर जैक पर पड़ी जाती है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तब जैक समझ जाता है कि ये वही है जिसने मुझे चुना है और अब मुझे इसके साथ में अपना संबंध बढ़ाना होगा। और तभी वो अपनी जान लगा देता है उस इकरान को अपना बनाने के लिए। वो उसका मुंह दबोच देता है और उसके क्यू से अपनी क्यू जोड़ देता है और फाइनली वो इकरान अब उसका हो जाता है। तब नेटुरी कहती है कि तुम्हें अपना संबंध ताकतवर बनाने के लिए अपनी पहली उड़ान को भरना होगा। अब बिना डरे कूद जाओ और अपनी पहली उड़ान का मजा लो। और फिर दिखाया जाता है इस मूवी का बहुत ही आइकॉनिक सीन, जहां पर जैक अपनी पहली उड़ान भरता है अपने इकरान के साथ में। उसके बाद में उसकी नेटुरी के साथ में संबंध और भी बढ़ जाते हैं। वो दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते और हर चीज को साथ में किया करते। एक दिन जब वो दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे वहां का सबसे बड़ा इकरान, जिसका नाम होता है तोरुक माक्तू, वो उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों अपनी जान को बचाने के लिए जंगल में कूद जाते हैं। बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तोरुक बहुत ही तेज होता है। वो फिर भी उनका पीछा करता है, लेकिन फाइनली वहां पर जैक अपने सैन्य दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ एक ऐसे पेड़ के बीच में से निकलता है जिसके तने काफी ज्यादा मोटे होते हैं। इसी वजह से तोरुक वहां से निकल नहीं पाता और वो उन्हें छोड़कर वहां से निकल जाता है। तब जैक नेटुरी को पूछता है कि आखिर ये क्या था। तब नेटुरी बताती है कि हमारे इतिहास में आज तक सिर्फ और सिर्फ 5 जनों ने ही तोरुक की सवारी की है। तोरुक एक ऐसा इकरान है जो कि सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा इकरान है। इसकी ताकत के आगे सब झुकते हैं। जिसके पास में इकरान होगा उसी का ही शासन होगा। हमारे ओमेटिकाया के इतिहास में आज तक ऐसा सिर्फ 5 बार हुआ है। वहीं दूसरी ओर जैक इन सभी बातों को अपने कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, क्योंकि आरडीए को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि एक साइंटिस्ट आखिर पेंडोरा पर जाकर क्या क्या करता है, किन लोगों से मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है और वहां के लोग और यहाँ के लोगों में क्या अंतर है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जाता है और अब एक समय ऐसा आ जाता है जब ओमेटिकाया का क्लेन यानी कि ओमेटिकाया कबीला अब जैक को अपने में शामिल करने के लिए तैयार होता है। अपनी रस्मों के अनुसार सभी नावी एक जाप करते हैं, जिसके अंदर वो शामिल किए गए अपने नए सैनिक यानी कि जैक का स्वागत करते हैं और अब ऐसा लगने लगता है कि मानो अब जैक उनमें से ही एक हो। इसके बाद में नेटुरी जैक को एक ऐसे स्थान पर लेकर जाती है जिसका नाम होता है एवा देवी का वृक्ष। वहां पर काफी सारी लताएं होती है जिनके साथ में वो कनेक्ट करके अपने पूर्वजों से बातें भी किया कर सकते थे। तभी वहां पर नेटुरी से बताती है कि जब एक सैनिक अपनी सारी परीक्षाओं को पार कर लेता है तो ईवा देवी उसे वरदान देती है।
वो कहती है कि अब तुम मेरे अंदर से एक अपनी लकड़ी को चुनकर अपना धनुष बना सकते हो और साथ ही इस कबीले की एक औरत को चुन भी सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किसे चुनना चाहोगे। तब वहां पर जैक कहता है कि मैंने तो उसे पहले ही चुन लिया है। इसके बाद में उन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन होता है और ये सीन सीधा कनेक्ट होगा अब अवतार के पार्ट 2 में। मगर इन सब बातों के बीच में जैक भूल ही जाता है कि उसके 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और जब अगले दिन जैक की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि क्वेरिच की टीम ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वो अपनी बड़ी बड़ी मशीनों और टैंक के साथ में वहां के लोगों को पेड़ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैक ये नहीं चाहता था। जैक इस बात को जानता था कि यहाँ का कुल वृक्ष उन लोगों का घर है, उस पेड़ पर ही वो सभी नावी रहते हैं। अगर उस पेड़ को हटा दिया गया तो आखिर वो सभी कहाँ पर जाएंगे। इस बात से वो उनकी मशीन पर चढ़कर उनके कैमरास को तोड़ने लगता है, लेकिन इस बात को क्वेरिच भी देख लेता है कि अब जैक हमारे खिलाफ है। इस वजह से वो जैक को उसके हाइबर स्लीप से निकालकर उसे जेल में बंद कर देता है और साथ ही कुल वृक्ष पर अपने बड़ी बड़ी मिसाइलों के साथ में हमला करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा वृक्ष अब जमीन पर गिर जाता है। पूरे जंगल में आग लग जाती है और नावी अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती है। इस बात से ग्रेस और नॉर्म को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी अब जैक के साथ में जेल में बंद होते हैं। मगर तभी उनकी मदद करने के लिए उन सैनिकों में से एक सैनिक जिसका नाम होता है ट्रूडी, वो वहां पर पहुंचकर उन्हें जेल से निकाल देती है और कहती है कि अब हमारे पास में बहुत ही कम समय है, हमें पेंडोरा के झूलते पहाड़ों में से किसी एक पहाड़ पर अपना सेटअप लगाना होगा जहां पर हम सभी उस हाइबरनेशन स्लीप को रख सकें, ताकि आप दोनों उन लोगों को जाकर ये विश्वास दिला सको कि आपको जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफी सारे मासूम नावी जान से मारे जाएंगे। जब तक वो दोनों वहां पर पहुंचते तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनका पूरा जंगल आग में धधक रहा था, वो सभी बेघर हो चुके थे। इस बात से पूरा नावी क्लेन यानी कि ओमेटिकाया अब उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहते हैं कि अगर तुम ना होते तो आज हमारा ये हाल ना होता, अगर तुम इंसानों के साथ ना मिले होते तो आज हमारे मासूम लोगों की जाने न जाती। तब वहां पर जैक उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं आसमानी लोगों के साथ नहीं बल्कि आप लोगों के साथ में हूँ। मगर तब वहां पर सूते जो कि किसी टाइम पर निटूरी का पति होने वाला था, वो उस बात पर गुस्सा होता है, वो उससे लड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम हम में से ना कभी पहले थे और ना कभी हम जैसा बन पाओगे। इसी बात से उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट भी होती है। मगर तब जैक उन्हें कहता है कि मैं अपने आप को साबित करने के लिए वापस आऊंगा और वो वहां से चला जाता है। वो वहां से पहुंचता है उन सभी के सबसे खतरनाक जानवर जिसका नाम होता है तोरुक माकतू। वो आसमान का वो जीव होता है जिसकी ताकत के आगे सब झुकते थे। सभी नावियों का विश्वास जीतने के लिए उसे तोरुक माकतू की सवारी कर उसके साथ में अपना संबंध जोड़ना था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो नावियों का विश्वास उस पर अगेन जाग जाएगा। और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब जैक अपने तोरुक माकतू के सामने ओमेटिकाया के लोगों के सामने होता है। वो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, उसको पूजने लगते हैं, क्योंकि आज से पहला इसी तरीके से इतिहास में काफी सालों पहले हुआ था और जब आज इस बात को दोहराया गया तो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। वो सूते से बात करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ हो। तब सूते उसके साहस को देखकर उसके साथ में हो जाता है और फिर उसके बाद के अंदर जैक एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिसके अंदर वो हिंदी में बात करता है और वहीं सूते उसकी बात को ट्रांसलेशन करके ओमेटिकाया के लोगों के सामने नावी भाषा के अंदर पेश करता है। जैक बताता है कि उनके पास में है बंदूकें और साथ ही काफी बड़े बड़े रोबोट्स और साथ ही बहुत ही सारे हवाई जहाज जिसके अंदर बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। हम उनका सामना नहीं कर सकते, मगर हमारे पास में हिम्मत, ताकत और जज्बा, हम उनका डटकर सामना जरूर करेंगे, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। वो कहता है कि हम एक एक करके सभी नावियों, सभी ओमेटिकाया और साथ ही पेंडोरा के सभी कबीलों को एक साथ जोड़ेंगे, उन लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए मदद मांगेंगे। वो सभी सैनिक जो कि आसमान में उड़ते हैं, वो सभी जीव जो कि जमीन के अंदर रहते हैं, उन सभी से मदद मांगेंगे और आसमानी लोगों को ये बता देंगे कि वो जितनी स्पीड से हम तक आए उतनी स्पीड से वापस चले जाएं, नहीं तो उनका हाल काफी बुरा होने वाला है। इस बात को सुनकर सभी नावियों के मन में एक जज्बा जाग जाता है। उसकी मदद करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं इंसानी लोगों से लड़ने के लिए। रात को जैक ईवा के पास जाता है और उनसे अपनी मदद की गुहार लगाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि हम सभी काफी नहीं है इंसानों को हराने के लिए, क्योंकि उनके हथियारों के सामने हमारे हथियार कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को सुने देवी ईवा, मैं जानता हूं कि आप इस पेंडोरा के हर जीवित जीव के अंदर शामिल हैं। अब चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो या फिर कोई और जीव जंतु, आप उन सभी में समाई हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन तभी उसके पीछे वहां पर नेटूरी आ जाती है और वो कहती है कि ऐसा करना बेकार है, क्योंकि ईवा सिर्फ बातें सुनती है, उस पर रिएक्ट नहीं कर सकती। जैक कहता है कि आखिर मदद मांगने में क्या जाता है,
और फिर शुरुआत होती है अगले दिन उस जंग की, जहां पर सभी सैनिक तैयार होते हैं बड़ा सारा गोला बारूद लेकर उनके उस पेड़ को नष्ट करने के लिए। मगर वहीं दूसरी ओर जैक भी अब अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार होता है उनका सामना करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। पूरे पेंडोरा के भिन्न भिन्न कबीले उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। कई सारे कबीले आसमान से हमला करते हैं तो कई सारे घुड़सवारी होकर जमीनी सैनिकों पर हमला करते हैं। और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे आइकॉनिक फाइट की, जहां पर दोनों ही टीमें आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। उनके बड़े बड़े इकरान दूसरे सैनिकों के हेलीकॉप्टर्स पर भारी पड़ते हैं, वो एक एक करके उन सभी हेलीकॉप्टर्स को फोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन पर सभी सैनिक उन सभी नावियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब क्योंकि घुड़सवारों के पास में सिर्फ और सिर्फ भाले तीर होते हैं, इस वजह से वो गोलियों का सामना नहीं कर पाते और एक एक करके उन सभी की जाने जाने लगती है। मगर तभी उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं पेंडोरा के वो गेंडे, जिन पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता, और वो एक एक करके अपने सामने आए हुए सभी सैनिकों को उड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। और तब वहां पर निटोरी को पता चलता है कि जो विश जैक ने ईवा माँ से मांगी थी, ईवा माँ ने उसकी सुन ली। ईवा माँ ने उन सभी को अपनी मदद के लिए बुला लिया जो मदद कर सकते थे, और ऐसा करते करते हर एक सैनिक उनके रास्ते से हट जाता है। आखिरकार नावी वो जंग जीत जाते हैं। मगर दूसरी ओर क्वेरेची नहीं चाहता था, वो चाहता था अपना बदला पूरा करना। वो ये सोचता था कि जैक ने हमारे साथ गद्दारी करी है, इस वजह से अब वो जैक को नहीं छोड़ने वाला था। और वो फाइनली अपनी रोबोटिक आर्मर के अंदर आकर उसके साथ में सामना करना शुरू कर देता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, वहीं जैक भी उसका सामना करता है। वो भी उसके ऊपर प्रहार करता है, उससे लड़ता है और साथ ही अपने भाले से उसका हेलमेट भी तोड़ देता है ताकि वो सांस नहीं ले पाए। मगर फिर भी क्वेरेच अपने ऑक्सीजन मास्क के साथ में उसका सामना करना शुरू कर देता है। उन दोनों को लड़ता देख वहां पर निटोरी भी पहुंच जाती है और एक तीर मार देती है सीधा क्वेरेच के दिल में, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है और इसी के साथ में वो खत्म हो जाता है। मगर दूसरी ओर अब अवतार यानी कि जैक का जो अवतार वाला शरीर होता है वो भी घायल हो चुका होता है, क्योंकि जैक के असली शरीर को वहां की हवा नुकसान करने लगती है। इस बात को निटोरी समझती है और सीधा उनके बेस कैंप में पहुंचकर एक मास्क पहना देती है जैक को, जिससे कि जैक की जान बच जाती है। और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहां पर सभी नावियों की जान बच जाती है और अब इंसान भी उनका पीछा छोड़कर जाने लगते हैं। सभी नावी, सभी पेंडोरा वासी डिसाइड करते हैं कि अब इंसान यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर कोई भी माइनिंग का काम अब और नहीं चलेगा। मगर कुछ लोग जो दिल के साफ हैं, जो दिल के अच्छे हैं, वो अब भी हमारे साथ में रहेंगे। और इसी के साथ अब जैक अपनी एक फाइनल वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और बताता है कि अब आज के बाद मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। पेंडोरा के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं अपने ही जश्न में अब लेट होकर नहीं जाना चाहता। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इस मूवी के एंड के अंदर ईवा माँ देवी की ताकत से अब जैक ने अपने असली शरीर को अवतार के अंदर ट्रांसफर करवा लिया है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उन्हें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और साथ ही अपनी फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने आपसे जो भी मांगा आपने मेरी सभी विश को फुलफिल किया। मैंने आपसे एंड गेम पर 5000 लाइक मांगे, आपने वो भी पूरे किए। मैंने आपसे ऑडेक्स की एक नई सीरीज को शुरुआत करने के लिए आपसे आपके ओपिनियन मांगे, आपने उसमें भी मेरा साथ दिया। ऐसे कई सारे यूट्यूबर होते हैं जो कि अपना वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइबर और बेल आइकन की मांग करते हैं। मैंने आज तक आपसे नहीं मांगा क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप सभी जो मुझे देखते हैं, आप सभी मेरी एक फैमिली है और मेरी इन एफर्ट्स को आप खुद ही समझ जाते हैं कि आखिर इस वीडियो को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में मैं ऑडेक्स सीरीज का अगला पार्ट यानी कि जोकर, जो कि मेरे इस चैनल की मोस्ट अवेटेड मूवी है, आपके सामने जल्दी ही पेश करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में।